गुड इवनिंग एवरीवन। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हीगल, जिसको पोप ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है, हीगल इज़ नोन एज द पोप ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। उनके जो दर्शन है, उनका जो चिंतन है, उनके जो राजनीतिक विचार हैं वो इतने डिफ़िकल्ट हैं कि उसको आपको समझना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो चीज़ों को अब्स्ट्रैक्ट में बात करते हैं। और आप अगर देखें 2004 से लेकर के 2023 तक के बीच का जो पेपर है, तो उसमें हीगल से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हीगल एक ऐसा विचारक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, जिनको पढ़ना ज़रूरी है और उनके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अभी रिसेंट में जो मार्च और 2023 में और फिर जून में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, वहाँ उस पेपर में हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्क्रीन पे जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसे दिसंबर 2004 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें पूछा गया है, हु रोट दैट द स्टेट इज परफेक्टेड रैशनैलिटी। यह किसने कहा कि राज्य एक पूर्ण तर्क शक्ति है। तो ये जो स्टेटमेंट है, बेसिकली ये स्टेटमेंट हीगल का है। हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी को अगर आप देखें, तो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक जो टर्म है वो बार बार रिपीट होता है, जिसका नाम है वेल्ट गाइस्ट। वेल्ट गाइस्ट, जिसको हम वर्ल्ड स्पिरिट, विश्व आत्मा, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं वर्ल्ड विश्व आत्मा या वर्ल्ड वेल्ट गाइस्ट, जो टर्म है बार बार रिपीट होता है। और हीगल का कहना है कि स्टेट क्या है कि परफेक्टेड रैशनैलिटी है, एक पूर्णतया तर्क शक्ति है। हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी को अगर आप देखें, तो उसमें हम देखते हैं कि जो मानव आत्मा है, विश्वात्मा है, उसका जो है विकास अलग अलग स्टेज में होता है। और ये जो स्टेज की अगर हम बात करें, वर्ल्ड स्पिरिट की अगर हम बात करें, विश्वात्मा की बात करें, तो इसका जो विकास है वो 3 स्टेजेस में होता है। और बेसिकली कैसे होता है, ये डायलेक्टिकल मेथड के ज़रिए से होता है। डायलेक्टिकल मेथड के ज़रिए से वर्ल्ड स्पिरिट या विश्वात्मा का विकास होता है। और डायलेक्टिकल मेथड की बात करें, तो इस डायलेक्टिकल मेथड में 3 स्टेप इंक्लूड हैं: थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो विश्व आत्मा, ये जो जब अपने पीक पे पहुंचती है, मतलब जब जब वो अपने विकास के अंतिम स्टेज पे होती है, जहाँ पे कह सकते हैं कि विश्व आत्मा का जो विकास है वो रुक जाता है, वो कौन सी कंडीशन है, वो स्टेट है। एक्चुअली जो हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी से बहुत हद तक इंस्पायर है। अरस्तू के राजनीतिक दर्शन, उनके चिंतन, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का असर आप हीगल के ऊपर देख सकते हैं। तो हीगल भी मानते हैं कि डायलेक्टिकल प्रोसेस के जरिए से स्टेट का डेवलपमेंट होता है। कैसे? सबसे पहले फैमिली, और फिर सोसाइटी, जिसको हीगल बुर्जुआजी सोसाइटी कहते हैं, और फिर लास्ट में स्टेट। तो ये जो स्टेट है क्या है, ये अपने आप में परफेक्टेड रैशनैलिटी है। यहाँ पे विश्वात्मा का जो विकास है वो आकर के रुक जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होती है, डायलेक्टिकल मेथड के ज़रिए से। तो फैमिली को हम कह सकते हैं कि फैमिली जो है थीसिस को रिप्रेजेंट करती है, जो बुर्जुआजी सोसाइटी है वो एंटीथीसिस को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो स्टेट है ये सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। आगे इसी कॉन्सेप्ट को, डायलेक्टिकल मेथड को हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसे दिसंबर 2004 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। आपको सिंपली से क्या करना है, इसे मैच करना है।
तो आप जानते हैं जो बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट है और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसको पॉलिटिकल थियरी में किसने इंट्रोड्यूस किया था? डेविड ईस्टन ने किया था। और यूटिलिटेरियनिज्म की अगर हम बात करें, उपयोगितावाद की अगर हम बात करें, तो इस कॉन्सेप्ट को बेंथम ने इंट्रोड्यूस किया था पॉलिटिकल फिलॉसफी में। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि अगर आप देखें जितने भी मार्क्सिस्ट थिंकर हैं वो कंट्राडिक्शन के बारे में बात करते हैं, अंतर्विरोध के बारे में बात करते हैं, लेकिन माओ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम देखते हैं कि कंट्राडिक्शन पे उन्होंने एक अलग तरीके का फोकस किया है, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही उसको इम्फेसाइज किया है। इवन वो कहते हैं कि जब साम्यवादी समाज की स्थापना हो जाएगी तब भी जो है कंट्राडिक्शन बने रहेंगे। और डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको पॉलिटिकल फिलॉसफी में, राजनीतिक दर्शन में इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया है? हीगल ने। हीगल ने कहा है कि ये जो डायलेक्टिकल प्रोसेस जो कंप्लीट होती है किस में होती है? विचारों में होती है, आइडियाज में होते हैं। तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का जो फोकस है वो किस पे है? बेसिकली आइडियाज पे है, विचारों पर है। ओके, विचारों में अंतर्द्वंद होते हैं, दो अपोजिंग, दो कंट्राडिक्टरी, दो विरोधाभासी जो विचार हैं, सपोज कि ए एंड बी, ये दोनों विरोधाभासी विचार हैं, एक दूसरे के सामने हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, इनमें टकराव होता है। ए में भी कुछ पार्शियल ट्रूथ होता है, आंशिक सत्य होता है, बी में भी। और अंततः फिर क्या होता है कि इनकी सिंथेसिस होती है, इनका जोड़ हो जाता है और एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़, एक नया आइडिया उभर के सामने आता है। तो अगर इस आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन में जो आंसर की अगर हम बात करें, डी को हमने पहले से मैच किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डी को हमने पहले से मैच किया, यहाँ पे आप ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जिसे यूजीसी नेट एग्जाम की दिसंबर 2005 में पूछा गया है। अगेन यहाँ आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है और यहाँ आपको कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं और थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, ऑथर्स के, उनको आपको मैच करना है। बेसिकली हेगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी को जानने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो उनकी बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट। इसको हेगल ने कब लिखा था? 1821 में, 1821 में लिखा था। और आपने गांधी के बारे में बहुत पढ़ा होगा, गांधी की किताबों के बारे में, स्पेशली जो उनकी बुक है सत्याग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा। और उसके अलावा जो गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। लेकिन इसके अलावा गांधी ने और भी किताबें लिखी हैं और उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इस बुक को गांधी ने 1947 में लिखा है। आमतौर पे इस किताब के बारे में लोग कम जानते हैं, लोग आमतौर पे हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ को जानते हैं। तो ये इस किताब को जानिए और यहाँ से पोटेंशियल है इसमें कि इस किताब के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप जानें। और फिर अगर हम बात करें प्लेटो की, तो आप जानते हैं प्लेटो ने स्टेट्समैन को लिखा था। कब लिखा था? स्टेट्समैन को प्लेटो ने अराउंड 360 BC, 360 ईसा पूर्व लिखा था प्लेटो ने इस बुक को। और हम जानते हैं कि जो ह्यूमन साइकिल, ये जो बुक है, इसको किसने लिखा था? अरविंदो घोष ने लिखा था। और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो आप जानते हैं, ये नेहरू की फेमस बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमने ए को थर्ड से मैच किया है, राइट, गांधी को मैच किया हमने इंडिया ऑफ माई ड्रीम से, और डी को पहले से। तो ए को थर्ड और डी को, ए को थर्ड से और डी को पहले से मैच करेंगे। और आप देखिए ये जो एग्जाम में आप देखेंगे ऐसे चीज़ें आपको करीब दिखेंगी, तो इस कंडीशन में आपको एलिमिनेशन मेथड को आपको इस्तेमाल करना है, चीज़ों को, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ताकि आप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको आप फाइंड आउट कर सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसे जून 2008 में पूछा गया। अगेन यहाँ आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं और इस बार यहाँ पे बुक्स की यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और इन्हें आपको मैच करना है। और ये भी इस क्वेश्चन जो है हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो टर्म है कनिंग रीजन, इसको हिंदी में चतुर तर्क बोलते हैं। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया है? इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया हीगल ने। बेसिकली चतुर्थ तर्क क्या है? ये जो डायलेक्टिकल प्रोसेस के ज़रिए से आप जो है
जो अंतिम सत्य है, जो सच्चाई है, अल्टीमेट ट्रूथ है, उसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसी को हीगल कनिंग रीजन कहते हैं, जिसके माध्यम से आप जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। वैसे देखिए, ह्यूमन जो माइंड है उसकी एक लिमिटेशन है, वो अल्टीमेट ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए वो बिट बाय बिट जो सच्चाई के अलग अलग आयाम हैं, जो डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ट्रुथ है, उसको वो वहाँ तक वो पहुँचने की कोशिश करता है। कैसे? अपनी रीज़न और रैशनैलिटी के ज़रिए से। और हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप अगर देखेंगे तो डायलेक्ट्रिकल जो संवाद शैली है उसके माध्यम से। और आप देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। और एनिहिलेशन कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है, गांधी ने सॉरी अंबेडकर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इस पे इन्होंने एक बुक भी लिखी है, अंबेडकर ने। अगेन आप जानते हैं हिंद स्वराज को किसने लिखा है? गांधी ने। एक चीज़ मैं आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो ये कि गांधी की जो बुक है हिंद स्वराज, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे नेट के एग्जाम में, कि इस बुक को कब लिखा गया है। तो इस बुक को 1909 में लिखा गया है, पहली चीज़ ये। और दूसरी ये कि इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं। मैंने अभी रिसेंटली जो अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आप वीडियोस भी देखें और टेलीग्राम ग्रुप में जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो वो जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इवन आपको जो कमेंट बॉक्स है उस पर मैं पिन कर दूंगा, ताकि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सके। तो हिंद स्वराज में कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर्स है बेसिकली इसमें। और ये कब लिखी गई थी? 1909 में। और इसके अलावा आप जानते हैं ह्यूमन साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है, ये किससे रिलेटेड है? और विंडो से। तो आप देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर दोनों को मिला करके बनाया गया है इसको। इसमें अगर हम बात करें तो हमने डी को किससे मैच किया? फर्स्ट से। डी को हमने फर्स्ट से मैच किया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे दिसंबर 2008 में पूछा गया है, अगेन यहाँ आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई है। आप इनिशियल लेवल पे आप देखेंगे यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको फाइंड आउट करना है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को जो, वैसे तो ये इजी कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, लेकिन हड़बड़ी में लोग इस तरीके के क्वेश्चन को जो है गलत कर जाते हैं। और जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमेशा आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें। जहाँ पे अगर आप देखें कि एक से ज़्यादा ऑप्शन एक जैसे हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को बी सी, मतलब जैसे कि ए बी सी डी, आपको 4 चीज़ों को, 4 जो ऑप्शन है उसको मैच करना है, तो आप कोशिश करें कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पे आप देखें लिबर्टेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसको, इसके लीडिंग एक्सपोनेंट कौन से हैं, इसके जो समर्थक कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने रॉबर्ट नॉजिक को आप जानते हैं, मिल्टन, आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्टन फ्रीडमैन, और आपने फ्रेडरिक हेयक का नाम सुना होगा, फ्रेडरिक हेयक का नाम सुना होगा, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन, फ्रेडरिक फ्रेडरिक हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, ये जब जो थिंकर्स हैं, ये बेसिकली नौ उदारवादी या लिबर्टेरियन थिंकर हैं, जो स्टेट के रोल को, एक स्टेट का जो रोल है, जो उसकी भूमिका है, बेसिकली वो वेलफेयर स्टेट के आइडिया को, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को क्रिटिसाइज करते हैं, और वो मिनिमल मिनिमल स्टेट के कॉन्सेप्ट को इंडोर्स करते हैं, मतलब न्यूनतम राज की, जहाँ पे राज का इतना ही काम हो कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, और बाकी जो है कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं उसको इम्प्लीमेंट ना करें, वो लोगों के ऊपर छोड़ दें। अगेन ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। उपयोगितावाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? बेंथम ने। और इसके अलावा सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में। मैंने अभी आपको बताया कि जो विश्वात्मा का जो विकास होता है, वर्ल्ड स्पिरिट का जो डेवलपमेंट होता है, वो 3 स्टेज में होता है, और अल्टीमेटली जो उसका परफेक्शन वो कैसे अचीव करती है, जब विश्वात्मा
जो है मतलब स्टेट को जो है एक अपने आप को एक नेशन स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश कर लेती है। तो आप देखते हैं कि राष्ट्र राज्य पर नेशन स्टेट पर जाकर के विश्वात्मा का जो विकास है वो रुक जाता है हेगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में। जो सिविल सोसाइटी है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो एंटीथीसिस को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं हिंदी और इंग्लिश में, आप उसमें पढ़ेंगे हेगल के बारे में, तो वहाँ चीज़ें आपको देखने को साफ तौर पे मिलेंगी कि फैमिली जो है, अभी मैंने आपको बताया कि फैमिली जो है थीसिस को रिप्रेजेंट करती है, और एंटीथीसिस को कौन है, कौन रिप्रेजेंट करता है, सिविल सोसाइटी। इवन आप आगे की क्लास आपने अगर जो है ग्राम्स्की, एंटोनियो ग्राम्स्की को के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो वहाँ आप देखते हैं कि हीगल की इस सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को एंटोनियो ग्राम्स्की जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट आप एड ऑन कर लीजिएगा कि ग्राम्सी जो है, जो सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो हीगल से अडॉप्ट करते हैं। और स्वराज तो आप जानते हैं कि गांधी का फेमस कॉन्सेप्ट है। तो ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बढ़ती जाएगी। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे, हमने जो है ए को हमने थर्ड से मैच किया, एंड डी की अगर हम बात करें, डी को सेकंड से, ए को थर्ड से और डी को सेकंड से, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसे पूछा गया है जून 2009 में, और यहाँ अगेन फिर से आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। लाइक आप यहाँ पे देखें, रूसो के बारे में बात की जा रही है, जीन जैक्स रूसो। और रूसो का जो फेमस कॉन्सेप्ट है आप जानते हैं, सामान्य इच्छा का, जनरल लेवल का जो कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा लॉक को आप जानते हैं, लॉक सीमित सरकार के बारे में बात करते हैं। ही टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, और वो बात इसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते हैं कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट की, जो सरकार है वो लोगों की सहमति पर, जो लोग शासित हैं जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है उसकी सहमति पर, उनकी कंसेंट पे बेस्ड होनी चाहिए। और व्हील ऑफ इग्नोरेंस रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उनका जो न्याय का सिद्धांत है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। और हेगल को आप जानते हैं, हेगल का मानना है कि स्टेट क्या है, इट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, वो स्टेट के बारे में कहते हैं कि स्टेट क्या है, इट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, हमने ए को हमने थर्ड से मैच कर दिया, राइट, ए को हमने थर्ड से मैच कर दिया, और डी को हमने पहले से। तो 3 and 1 हमको सर्च करना है, 3 and 1। बाकी और किसी ऑप्शन में ऐसा 3-1 का कॉम्बिनेशन हमको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखिए जुडिशल एग्जाम में जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं या पॉलिटिकल जो थियरिस्ट हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार, तो उनके स्टेटमेंट्स भी क्वेश्चन आता है। और ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, द वर्ड दैट एवरी स्टेट इज बोथ ए प्रोडक्ट एंड ए प्रोफेसी। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट हीगल के डायलेक्टिकल मेथड से रिलेटेड है। कैसे है उसको मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे है। और इस स्टेटमेंट के ज़रिए से हीगल कहना क्या चाहते हैं कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन किया है ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए, ये जो हीगल का कोट है, यहाँ पे हीगल कहते हैं कि द वर्ड एट एवरी स्टेज इज बोथ ए प्रोडक्ट एंड ए प्रोफेसी। इसमें अगर आप देखें तो दो टर्म के बारे में बात हुई, प्रोडक्ट एंड प्रोफेसी के बारे में। यहाँ पे हीगल ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, किसके ज़रिए से निर्मित होती है, इसको किसके ज़रिए से शेप दिया जाता है, बाय इट्स पास्ट। जो बेसिकली ये बात कर बेसिकली आप देखिए जो डायलेक्टिकल मेथड है ना, इसमें 3 चीज़ें हैं। कौन कौन से, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो ये जो प्रोडक्ट है, यानी जो हमारा पास्ट है बेसिकली, ठीक है ना, ये हमारे विश्व को जो है, हमारे अतीत में जो घटनाएं हुई हैं
वो हमारे वर्ल्ड को, हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको कहीं न कहीं वो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो दुनिया उसी चीज़ों से बनी मिल करके बनी हुई है। जैसे कि आप देखें कि बहुत सी जो घटनाएँ हुई हैं उसका असर आज भी हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर रूल किया लगभग 200 साल, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनकी जो लीगेसी है वो हमारे ऊपर छूटी है। और आप देखें यहाँ के का जो सोशल एनवायरनमेंट है या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उस पे उसका असर है। तो ये जो दुनिया है बेसिकली किससे बन मतलब इसको इसके निर्माण में, इसके बनने में अतीत का एक बहुत ही बड़ा रोल है। बेसिकली प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे पास्ट से है। और एट द सेम टाइम इस दुनिया को प्रभावित करने वाली, इसको शेप देने वाली जो चीज़ों में अगर हम बात करें, तो जिन चीज़ों से दुनिया बनी हुई है, अगर हम उसकी बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसमें इस बात की भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि फर्दर ये जो डेवलपमेंट होगा इस अर्थ का, इस प्लेनेट का या इस दुनिया का जिसमें हम रहते हैं, वो किस डायरेक्शन में होगा। और बेसिकली अगर हम देखें इतिहास के जितने भी स्टेज हैं, ईच स्टेज ऑफ हिस्ट्री reflect a synthesis of past events and points out towards a trajectory of unfolding possibilities embodying dynamic interplay of past, present and future। बेसिकली यहाँ पे आप देखिए 3 चीज़ों के बारे में बारे में बात हो रही है कि जो हमारा जो अतीत है वो वो कैसे जो हमारा अतीत है, जो हमारा पास्ट है, वो कहीं न कहीं हमारे प्रेज़ेंट को जो है इन्फ्लुएंस करता है। और एट द सेम टाइम इस प्रक्रिया के ज़रिए से, डायलेक्टिकल मेथड के ज़रिए से हम ये समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या घटनाएँ होने वाली हैं, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वही हीगल कह रहे हैं कि द वर्ड एट एवरी स्टेज इज़ बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोफेसी। जहाँ पे मतलब अतीत की घटनाओं से आप ये समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो चीज़ें हैं वो क्यों ऐसी हैं, और इस बात का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे चीज़ें कैसे होने वाली हैं, कैसे आने वाली हैं। और यहाँ पे आप देखें ये जो क्वेश्चन है डायलेक्टिकल मेथड के बारे में बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने डायलेक्टिकल मेथड से जानबूझकर के 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। एक क्वेश्चन बेसिकली प्लेटो से रिलेटेड है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो हीगल से है। लेकिन आप देखें अगर डायलेक्टिकल मेथड की बात करें तो डायलेक्टिकल मेथड को इंट्रोड्यूस करने में पॉलिटिकल फिलॉसफी में बेसिकली, वैसे तो और भी थिंकर्स हैं जो डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 4 थिंकर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। अगर आप देखें तो एक थिंकर है सोक्रेट्स, जिसको हम सुकरात कहते हैं। फिर है प्लेटो, उसके बाद हीगल, और लास्ट में आते हैं मार्क्स। मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल और भी थिंकर्स ने किया है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं 4 थिंकर्स के बारे में। तो एज ए टूल ऑफ इंक्वायरी, मतलब बेसिकली जो डायलेक्टिकल मेथड है, जो द्वंदात्मक पद्धति है, इसके ज़रिए से क्या लोग करते हैं, ये जो थिंकर से क्या करते हैं, ये किसी वस्तु की किसी वस्तु की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो अंतिम सत्य तक, अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए फिर क्या करते हैं कि वो वाद विवाद करते हैं, एक द्वंदात्मक पद्धति का इस्तेमाल करता है। लेकिन आप देखेंगे लॉक मतलब प्लेटो और सुकरात की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे तो ये जो डायलेक्टिकल मेथड का ये सबसे पहले इस्तेमाल किया सोक्रेटिस ने। तो सोक्रेटिस ने कैसे किया, ओरल फॉर्म में किया कि वो पब्लिक मीटिंग्स में इकट्ठा होते थे और लोगों को एड्रेस करते थे, और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी, चीज़ों को लेकर के जो समझ थी उनकी, वो अपने लॉजिक के ज़रिए से वो बताते थे कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। लोगों को बेसिकली वो क्वेश्चन करना सिखाते थे। तो ये जो चीज़ें थी ये वर्बल थी, मतलब मौखिक थी। लेकिन प्लेटो ने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को प्लेटो ने रिटन फॉर्म में अडॉप्ट किया। प्लेटो ने जितनी भी किताबें लिखी हैं, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे वो रिपब्लिक हो चाहे वो रिपब्लिक हो चाहे वो एपोलॉजी हो, ये सारी किताबें कैसे लिखी गई हैं, संवाद शैली में लिखी गई हैं कि जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, वो एक रूम में बैठे हुए हैं और आप आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और किसी चीज़ को
समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें रिपब्लिक में प्लेटो जस्टिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो जब प्लेटो जस्टिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, वैसे तो आप देखें उसमें कई कैरेक्टर्स हैं, जैसे सिफालस का आपने नाम सुना होगा, पोलीमार्कस, एडिमेंटस, ग्लाउकन, ये सारे थिंकर्स हैं जो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है न्याय की परिभाषा को, न्याय की को लेकर के जो उनकी समझ है उसके बारे में बात करते हैं। अल्टीमेटली फिर सुकरात के माध्यम से, जो सुकरात जो कि उनकी बुक का एक मेन कैरेक्टर है, एक मेन पात्र है, उसके माध्यम से प्लेटो ये बताने की कोशिश करते हैं कि न्याय का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति अपने अंतर्निहित गुणों के ज़रिए से अ, जो किसी व्यक्ति की आत्मा में जो एलिमेंट, जो तत्व डोमिनेंट है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसके अंदर साहस है, तो वो मिलिट्री क्लास को ज्वाइन करे और उसकी ड्यूटी उसको परफॉर्म करे। जिसके अंदर विजडम है, तर्क शक्ति है, रीजनिंग है, वो जो है शासन का काम करे, और जिसके अंदर एपिटाइट है वो प्रोडक्शन का काम करे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ इंक्वायरी। डायलेक्टिकल मेथड क्या है कि एक अनुसंधान की, एक इंक्वायरी करने का एक तरीका है, एक पद्धति है, जिसके ज़रिए से जो है अंतिम सत्य तक पहुँचने की लोग कोशिश करते हैं, ये थिंकर्स। और लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तर्क और वितर्क हो रहा है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। क्या है यहाँ पे? ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, दो स्टेज में हो रही है। कहाँ पे? प्लेटो और सुकरात की पॉलिटिकल फिलॉसफी की, एक तरफ आर्ग्यूमेंट है और दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि हीगल और मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में ये जो स्टेजेस हैं, आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये एक स्टेज आगे निकल जाता है जहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन होता है, सामंजस्य होता है। मतलब कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये तीन स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। हीगल इस डिस्कशन को तीन स्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लेटो और सॉक्रेट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है दो लेवल पे हो रहा है। लेकिन हीगल और मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखेंगे तो कि ये जो डायलेक्टिकल मेथड है वो तीन स्टेजेस में हो रही है। और यहाँ पे आप देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं कि डायलेक्टिकल मेथड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो मैंने आपको बताया कि डायलेक्टिकल मेथड को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? सॉक्रेट्स ने किया था। फिर इसको अडॉप्ट किया प्लेटो ने, फिर हीगल ने, और लास्ट में मार्क्स ने। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे आप ऑप्शन अगर देखिए तो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल ने डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। टॉलस्टॉय की बात करें, यहाँ इन्होंने भी नहीं किया। बच रहे हैं हीगल और मार्क्स। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ना तो सोक्रेटिस है और ना ही यहाँ पे प्लेटो है। तो एग्ज़ाम आपको जो है कॉन्सेप्ट को समझना है कि बेसिकली एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। मेरे एक स्टूडेंट हैं बांग्लादेश के, वो इस क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज थे। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो के अंदर मैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करूँ। तो यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है डायलेक्टिकल मेथड वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन द राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या? कि लेखनी में, जो किताबें लिखी हैं किसी भी विचारक ने, तो उसके बारे में बात हो रही है कि डायलेक्टिकल मेथड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द राइटिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो सुकरात ने तो इस्तेमाल किया था, लेकिन किसी किताब में नहीं इस्तेमाल किया था। और हीगल ने भी इस्तेमाल किया अपनी किताबों में, मार्क्स ने किया। लेकिन आप देखें सही मायने में जो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो प्लेटो है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने अपनी बुक एपॉलजी में जो है, एपॉलजी की बात करें हम या रिपब्लिक की बात करें, इसमें डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया है। ये जो देखिए जो टर्म है फॉर द फर्स्ट टाइम इन राइटिंग, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको जस्टिफाई कर रहा है, और उसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो प्लेटो का। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने सबसे पहले अपनी किताबों में संवाद शैली का इस्तेमाल किया है। और वैसे देखा जाए तो सुकरात ने किया, लेकिन सुकरात ने वर्बली सिर्फ बोलचाल की भाषा के माध्यम से किया है, कहीं लिख करके नहीं किया है। और प्लेटो ने क्या किया कि उसको लिख करके इस्तेमाल किया है, कि जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग पात्र हैं,
जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपने आर्ग्यूमेंट को रख रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। और फिर अगेन देखें, यहाँ पे जून 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्चिंग थ्रू द स्टेजेस ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। मतलब थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के स्टेज से गुजरते हुए कॉन्शियसनेस इज द एसेंस ऑफ द क्रिएशन। जो चेतना है ये क्या है? एसेंस है, उसका सार है किसका? क्रिएशन का। एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ डेवलपमेंट, और क्या है? विकास का प्रेरक बल है। मतलब चेतना के माध्यम से ही निर्माण होता है और उसी के माध्यम से ही विकास होता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट हीगल का है। हीगल ही कहते हैं कि ये जो दुनिया है, सॉरी, ये जो स्टेट है, वो क्या है? इट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये जो दुनिया है, सॉरी, ये जो राज्य है, ये क्या है? सही मायने में ईश्वर की जो है यात्रा है। इट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ईश्वर की यात्रा है, पद यात्रा है धरती पर। और ये जो प्रक्रिया है कैसे पूरी होती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिकल मेथड विच इंक्लूड्स थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली किताबों के बारे में बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाई मार्क्स। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये मार्क्स से डिस्कस मतलब डील करता है। लेकिन आप देखें यहाँ पे जो ऑप्शन डी में जो बुक को इंक्लूड किया गया, साइंस ऑफ लॉजिक, इस बुक को मार्क्स ने नहीं लिखा है। इस बुक को किसने लिखा है? हीगल ने लिखा है। हीगल ने कई किताबें लिखी हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किताबें आपको इम्पॉर्टेंट है, जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो किताबें कौन कौन सी हैं? वो किताबें ये हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। पहली जो किताब है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इसको 1807 में लिखा गया है। द साइंस ऑफ लॉजिक, आप देखें, इसको 1812 में लिखा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको 1820, कुछ किताबों में 20 मिलता है, कुछ किताबों में 21 मिलता है, लेकिन जो सही डेट है वो 1821 है। और इसके अलावा द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस का आप एक पूरा स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। और यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब अभी आप आगे देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं से क्वेश्चन हो या ना हो एग्जाम में, लेकिन बुक से क्वेश्चन ज़रूर हैं। तो आप देखें, ये जो बुक है साइंस ऑफ लॉजिक, इसको मार्क्स ने नहीं बल्कि हीगल ने लिखा है। और कब लिखा है? 1812 में। साइंस ऑफ लॉजिक को हीगल ने कब लिखा है? 1812 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे। क्या पूछा जा रहा है? इन द हीगल्स नोशन द हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट ऑफ माइंड एज एक्सप्रेस्ड इन सोशल लाइफ वाज। हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है कहाँ थी? तो हीगल जब वो मानव इतिहास का अध्ययन करते हैं, आप उनके चिंतन में देखें तो उनकी पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो इस बात को लेकर के कंसर्न्ड है, चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि कैसे जो है जर्मनी का इंटीग्रेशन हो, जर्मनी का एकीकरण कैसे हो, इसको लेकर के हीगल चिंतित हैं। और वो कहते हैं कि जो विश्वात्मा का जो विकास है, जो वेल्टगाइस्ट या वर्ल्ड स्पिरिट का जो डेवलपमेंट है, वो कहाँ पे पूरा होगा? एज ए नेशन स्टेट। जब विश्वात्मा अपने आप को एक नेशन स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश करेगी, बेसिकली कैसे स्टेट के तौर पे? जर्मन नेशन स्टेट के तौर पे। हीगल कहते हैं कि विश्वास मतलब आप देखें, जो मानव इतिहास का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है? एक तरफ मानव चेतना है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, एक तरफ मानव चेतना है, मानव चेतना,
ओ सॉरी, लेट मी क्लियर इट। एक तरफ क्या है, ह्यूमन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, और ये जो है आपका जो भौतिक आपका संसार है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है। तो विश्वात्मा के जो विकास है वो अलग अलग स्टेज से होकर के गुजरता है, और अंत में जो है उसकी जो अभिव्यक्ति है, जो उसका मैनिफेस्टेशन है, जो उसका एक्चुअलाइजेशन है, वो कहाँ पे होगा, जर्मन नेशन स्टेट में होगा। और हीगल के टाइम में जर्मनी एज ए नेशन स्टेट नहीं मौजूद था, वो एज ए नेशन स्टेट नहीं एग्जिस्ट करता था, और हीगल चाहते थे कि जर्मनी का इंटीग्रेशन हो। उस वक्त जो है पर्शियन स्टेट, पर्सिया जो है, तो जर्मनी वो पर्सिया के नाम से जो है एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पे जो आप देखें, जो ऑप्शन दिए गए एग्जाम में, द कंटेम्प्रेरी पर्शियन स्टेट, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और ये पर्शियन स्टेट ही सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे ग्रीक सिटी स्टेट्स, हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं वो थीसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन अम्पायर एंटीथेसिस को रिप्रेजेंट करता है, और जर्मन नेशनल स्टेट जो है वो सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे जो विश्वात्मा का जो विकास है, वर्ल्ड स्पिरिट का जो डेवलपमेंट है, वो वहाँ आके कंप्लीट हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि रुक जाता है, रुकता नहीं है, बल्कि वो आके वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आप देखें, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसको चेक करना है कि कौन सा सही है। फैमिली इज थीसिस, जो परिवार है वो वाद है, बुर्जुआ सोसाइटी इज एंटीथीसिस, और स्टेट रिप्रेजेंट सिंथेसिस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले। द रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल। इस ये हीगल का बहुत ही फेमस कोट है, और इस कोट के माध्यम से हीगल ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें तार्किक हैं वही वास्तविक हैं, वही चीज़ें, जो भी चीज़ें रियल हैं वो रैशनल हैं, और जितनी भी चीज़ें जो इन रियलिटी जो है एग्जिस्ट करती हैं, वो किसका आउटकम है, वो रैशनैलिटी का। मतलब इसी रैशनैलिटी से ही चीज़ें निकल करके बाहर आई हैं, अपने वजूद में, अपने एग्जिस्टेंस में आई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो एक रैशनैलिटी का, एक तर्क का जो है वो आउटकम है। तो क्या कहे, इसका तो ट्रांसलेशन तो ऐसा कि मैं क्या बताऊँ, जो जो मुक्ति मूलक है वह वास्तविक है, जो वास्तविक है वो मुक्ति मूलक है। मतलब रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। और ये देखिए क्या है कि कंट्राडिक्शन आर नॉट ऑब्स्टैकल प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम रीचिंग द ट्रूथ। अंतर विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप देखें हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो कैसे आगे बढ़ती है, वो डायलेक्टिकल मेथड के ज़रिए से आगे बढ़ती है, कि जहाँ पे जो दो विरोधाभासी, दो अपोजिंग जो आइडियाज़ हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और आपस फिर अंत में उसका क्या होता है कि उनका संयोग हो जाता है, उनकी सिंथेसिस हो जाती है, और एक नई चीज़ निकल के आती है। इसमें इन दोनों वाद और संवाद के, थीसिस और एंटीथीसिस के जो है गुण होते हैं, क्योंकि क्या ये सिंथेसिस है, ये संश्लेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब क्योंकि इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगेन आप देखें हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, आप एक चीज़ देखें, हीगल और मैकियावली में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि हीगल, जिस तरह हीगल चाहते हैं, सॉरी, जिस तरह मैकियावली भी चाहते हैं क्या कि इटली का जो है इंटीग्रेशन हो। एट द सेम टाइम हीगल भी चाहते हैं कि जर्मनी का जो है एकीकरण हो, जर्मनी को जो है एक नेशन स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश किया जाए। और ये दोनों थिंकर्स ऐसे हैं जो वार के आइडिया को बुरा नहीं मानते हैं। टू सम एक्सटेंट दे इंडोर्स द आइडिया ऑफ वार। जो वार का जो कॉन्सेप्ट है, या वार की जो अवधारणा है,
उसको लेकर के वो गलत नहीं सोचते हैं। मतलब वो कहते हैं कि इतिहास के विकास में, मानव समाज के, मानव सभ्यता के विकास में वॉर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और मा मैकियावेली की जो बुक है द प्रिंस, उसका उन्होंने उसका मूल्यांकन किया हेगल ने, उसको एनालाइज़ किया और उसपे वो अपनी समीक्षा, अपनी क्रिटिक देते हैं। वो कहते हैं कि मैकियावेलीज़ प्रिंस इज़ द मैकियावेलीज़ क्या लिखा है, हू अमंग द फॉलोइंग इज़ called Machiavelli's Prince, the great and true conception of a real political genius with highest and noblest purpose। मैकियावेली की प्रिंस को किसने कहा, किसने महान एवं वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी, इसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य था। एक्चुअली बेसिकली जो मैकियावेली की जो बुक है प्रिंस, इसको मैकियावेली ने कब लिखा था, 1500 आई थिंक 1513 में लिखा था, और ये 1512 में लिखा था, और ये बुक 1532 में पब्लिश हुई थी। ये जो जो बुक है, इसमें आप देखें कि इस बुक को मैकियावेली ने डेडिकेट किया है, जो मेडिसी परिवार के जो शासक हैं उनको डेडिकेट किया है। और इसमें उनका जो मेन कंसर्न है वो इटली का इंटीग्रेशन है। ये जो बुक है वो शासन कला से, स्टेट क्राफ्ट से बिलोंग करती है। और बेसिकली इसमें मैकियावेली प्रिंस के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि राजा का जो व्यवहार है कैसा होना चाहिए, उसमें लायन और फॉक्स के जो है जो गुण हैं वो होने चाहिए, इसके बारे में बेसिकली बात करते हैं। तो एक स्टेट का कैसे इंटीग्रेशन करना है इसके बारे में इस बुक में मैकियावेली बात करते हैं। तो उसी से प्रभावित होकर के हीगल कहते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, हीगल का ये स्टेटमेंट है। तो मैकियावेली की प्रिंस के बारे में कहते हैं कि प्रिंस क्या अपने आप में, कि द ग्रेटेस्ट एंड ट्रू कॉन्सेप्शन ऑफ ए रियल पॉलिटिकल जीनियस, कि राजनीति की एक महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा। ये ट्रांसलेशन पता नहीं किस प्लेनेट से करवा करके लेके आते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि जो स्टेट क्राफ्ट को लेकर के जो आइडियाज़ हैं उसको हीगल एडमायर कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अपने आप में क्या है कि एक ट्रू कॉन्सेप्शन है, एक सच्ची अवधारणा है। पॉलिटिकल जीनियस बेसिकली क्या कि यहाँ पे बात हो रही है स्टेट क्राफ्ट के बारे में, शासन की कला के बारे में, कि राज्य को चलाना कैसे है। ये बेसिकली हीगल का स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे नवंबर 2017 में पूछा गया है। अगेन यहाँ पे देखिए हीगल का जो डायलेक्टिकल मेथड है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और आप देखें डायलेक्टिकल मेथड में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि दो विरोधी आइडियाज़ होते हैं, एक तरफ थीसिस है और दूसरी तरफ एंटीथीसिस है। तो ये जो विरोधाभासी जो स्टेटमेंट हैं, जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो थीसिस के अंदर जो कमियां हैं उसको एंटीथीसिस दूर कर देता है। मतलब क्या कि ये दोनों स्टेटमेंट हैं, वाद और प्रतिवाद, तो इसमें क्या कि आंशिक पार्शियल ट्रूथ है। पार्शियल ट्रूथ इस स्टेटमेंट भी, थीसिस में भी है, और पार्शियल ट्रूथ इन एंटीथीसिस में है। तो जब इन दोनों के बीच में टकराव होता है तो इससे क्या होता है कि इन दोनों वाद और प्रतिवाद के अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। एट द सेम टाइम इनके अंदर जो पार्शियल ट्रूथ है उसको मिला करके एक नया एलिमेंट बनता है, इसका नाम है सिंथेसिस। तो बेसिकली ये जो डायलेक्टिकल मेथड है वो वाद और प्रतिवाद की जो समस्या है, जो कंट्राडिक्शन की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगेन आप यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दिसंबर 2018 में, और यहाँ पे आप देखें हीगल की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट इज सुपर ऑर्गेनिज्म, स्टेट एक महान संस्थान है। बिल्कुल सही बात है। हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखिए स्टेट क्या है कि अपने आप में एक एंड है, अपने आप में एक साध्य है, एक उद्देश्य है, एक मकसद है।
और इट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हीगल राज को पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा मानते हैं। और ये अभी मैंने आपको बताया कि इट इज़ एंड इन इटसेल्फ, अपने आप में एक साध्य है, एंड इट इज़ अनचेक्ड बाय एनी मॉरल लॉ, फॉर इटसेल्फ इट इज़ द क्रिएटर ऑफ मॉरलिटी। राज क्या है? सर्वशक्तिमान है। क्या है? ओमनीपोटेंट है। हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो राज है वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट है 1 2 3 4 सब जो है सही हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन जो सी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हम ग्रामसी को डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया कि हीगल ने जो सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी, एंटोनियो ग्राम्स्की ने जो है सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे अडॉप्ट किया है? हीगल से। इस कॉन्सेप्ट को हम ग्राम्सी के, एंटोनियो ग्राम्स्की वाले सेक्शन में इसको अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे आप देखें जून 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि रिलीजन फिलॉसफी डिफर्स ओनली इन फॉर्म, देयर पर्पस इज द सेम। किसका विचार है या किसने कहा है कि कला धर्म और दर्शन, यहाँ पे एक चीज छूट गई, आर्ट रिलीजन एंड फिलॉसफी, 3 एलिमेंट के बारे में बताइए। आर्ट रिलीजन एंड फिलॉसफी डिफर ओनली इन द फॉर्म। ये क्या कि इनके स्वरूप अलग हैं लेकिन इनका जो पर्पस है वो सेम है। वो पर्पस क्या है? परफेक्शन को जो है अचीव करना, पूर्णता को अचीव करना। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है किसका है? ये हीगल का। हीगल कहते हैं कि ये जितने मतलब जो ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, ये जो डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ नॉलेज हैं, और इवन आप चाहे वो आर्ट की बात करें, रिलीजन की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, ये देखने में चीज़ें अलग हैं लेकिन इनका जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या कि परफेक्शन को अचीव करना, ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाना, उसको परफेक्ट बनाना। और ये कहाँ पॉसिबल है? स्टेट के अंदर ही पॉसिबल है। और स्टेट क्या है कि अपने आप में विश्वात्मा की वेल्ट गाइस्ट का जो है वो कह सकते हैं एक्सट्रीम फॉर्म है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हीगल कहते हैं कि इट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिससे जो 2020 में पूछा गया है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हीगल के जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी हद तक एरिस्टोटल से इंस्पायर हैं। और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आप अगर देखेंगे तो एक नया ट्रेंड आया है कि जितने भी थिंकर्स हैं उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, नारीवादी दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है। इसकी फॉर एग्जांपल आप देखें, रूसो की बात करें, रूसो के जो विचार हैं वो रूसो के जो विचार हैं किसके बारे में? एक वुमेन के बारे में। वो कैसे हैं? सेम टू सम एक्सटेंट ऐसे ही हैं जैसे कि अरिस्टोटल के हैं। अरिस्टोटल की बात करें या हीगल की बात करें हम, या अरिस्टोटल की बात करें या हम हीगल की बात करें या रूसो की बात करें, ये 3 थिंकर्स ऐसे हैं जो औरत, जो महिलाएं हैं उनके रोल को जो है वो कन्फाइन करना चाहते हैं, सीमित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि औरतें घर की चार दीवारी के अंदर ही रहें और उनका काम क्या है कि बच्चों की देखभाल करना हो और किचन के काम को संभालना हो। तो ये जो थिंकर्स हैं अरिस्टोटल, हीगल एंड रूसो, दे डू नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी। वो जेंडर इक्वालिटी में यकीन नहीं रखते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ओके, और यहाँ पे आप देखिए अरिस्टोटल का नाम दिया गया है, हीगल का नाम दिया गया है, लेकिन मैंने आपको एक एडिशनल थिंकर के बारे में बताया रूसो के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर एक
स्टेटमेंट को आपको चेक करना होता है कि वो सही है या नहीं है, वो जो स्टेटमेंट दिया गया है उस थिंकर की पॉलिटिकल फिलॉसफी से वो रिलेटेड है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये क्या पता नहीं अग्रसर लिख दिया, क्या लिख दिया है, जो भी हो हिंदी में। हीगल रिगार्डेड वोमेन inferior with less reasoning abilities। हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे। उनका मानना था कि महिला की तार्किक क्षमता कम होती है। मैंने अभी आपको बताया कि अरिस्टोटल, हीगल और रूसो ये 3 ऐसे थिंकर्स हैं जो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखते। उनका ये मानना है कि पुरुष और स्त्रियों की जो क्षमताएं हैं, मेन और वुमेन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं, और मैन सुपीरियर होते हैं और महिलाओं के अंदर लेस रीजनिंग एबिलिटीज होती हैं। उस तरह की उनके अंदर तार्किक क्षमता नहीं होती जिस तरह के अंदर पुरुषों की होती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। और मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एंटीथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या देखिए, हीगल रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। हीगल ने कभी भी सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसको शामिल किया है अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में। और आप देखेंगे राज का जो विकास हुआ हीगल के हिसाब से, पहले फैमिली आई है, फिर सिविल सोसाइटी, देन उसके बाद स्टेट। ओके, तो हीगल ने कभी नहीं रिजेक्ट किया सिविल सोसाइटी के आइडिया को। तो जो स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया। और हीगल डज नॉट बिलीव इन वार। मैकियावेली और हीगल दोनों जो है वॉर के आइडिया में बिलीव करते हैं, जो है युद्ध में यकीन रखते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है ही डज नॉट बिलीव इन वार, तो ये तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बस बचा कौन, ए एंड बी। ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है ना। ए एंड बी जो ऑप्शन 4 है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। अगेन यहाँ पे आप देखें, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। प्रायर टू मार्क्स, मार्क्स से पहले, मार्क्स से पूर्व, विच पॉलिटिकल थिंकर हैड ए जेंडर बायस इन हिज राइटिंग। मार्क्स से पूर्व किस राजनीतिक चिंतक की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, प्लेटो नारीवादी विचारक हैं, मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट भी नारीवादी विचारक हैं, जेम्स मिल जिन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नाम की बुक लिखी है ये भी नारीवादी विचारक हैं। हीगल यहाँ पे एक ऐसे विचारक हैं जो जेंडर जस्टिस में यकीन नहीं रखते हैं, वो औरतों को इंफीरियर मानते हैं, कमतर मानते हैं पुरुषों से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगेन यहाँ देखें, नवंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कार्ल पॉपर अटैक द हिस्टोरिसिज्म ऑफ। कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली यहाँ पे 3 थिंकर्स हैं। 1944 में, 1944 में कार्ल पॉपर ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था द ओपन सोसाइटी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में कार्ल पॉपर, प्लेटो, हीगल और मार्क्स, ये 3 थिंकर्स की जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी को जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि वो कहते हैं कि प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के दुश्मन हैं। दे आर द इनमीज ऑफ ओपन सोसाइटी। तो यहाँ पे और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे प्लेटो एंड हीगल है, मैकियावेली एंड मार्क्स ये भी नहीं हो सकता, मैकियावेली एंड प्लेटो भी नहीं हो सकता, प्लेटो एंड एरिस्टोटल ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्लेटो एंड हीगल, हालांकि मार्क्स को भी उन्होंने उसमें शामिल किया है। लेकिन चूंकि आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ 2 को ही दिया गया है, तो उसी के हिसाब से हम आंसर को चूज करेंगे, और यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में 2022 में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कार्ल मार्क्स एग्रीड विथ हीगल। कार्ल मार्क्स जो हैं वो हीगल से सहमत हैं दैट हिस्ट्री अनफोल्ड इटसेल्फ। हिस्ट्री अपने आप को अनफोल्ड करती है, एक्सप्रेस करती है, अपने आप को प्रकट करती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू डायलेक्टिकल
प्लान, डायलेक्टिकल प्लान के जरिए से, डायलेक्टिकल मेथड के जरिए से। बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स द आइडियाज वर द रिजल्ट ऑफ मटेरियल कंडीशन। जो विचार हैं क्या है कि वो भौतिक परिस्थितियों का जो है परिणाम है। बिल्कुल सही है बात, क्योंकि मार्क्स जो है भौतिकतावादी विचारक हैं, और मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेथड है वो कैसा है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। और उनके हिसाब से ये जो द्वंदात्मक प्रक्रिया संपन्न होती है, डायलेक्टिकल प्रोसेस कंप्लीट होती है, किसमें होती है, वो मैटर में होती है, ना कि आइडिया में। और दूसरा क्या है कि डायलेक्टिकल मेथड बिलीव्स इन इंसेपरेबिलिटी ऑफ मैटर एंड मोशन। बिल्कुल सही बात है। पदार्थ में क्या है, ये जो मोशन होते हैं, जो जो बदलाव आते हैं, वो कैसे आते हैं, मतलब कहने का यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो मार्क्स का जो भौतिकवाद है, जिसको हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्वंदात्मक भौतिकवाद। तो मार्क्स का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है वो बेसिकली किस बारे में बात करता है कि मैटर को और मोशन को अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ये जो मोशन बेसिकली किस में होता है, इसमें मैटर के अंदर ही होता है। द्वंदात्मक प्रक्रिया जो होती है कैसे संपन्न होती है, मैटर के जरिए से ही, ठीक है ना। मैटर में ही बदलाव आते हैं और उसके बाद फिर चीज़ें, आप देखिए मैटर का मतलब कैसे, जैसे कि आप देखिए मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जब इंसान जो है हाथों से प्रोडक्शन कर रहा है, आप देखें ये जो इतिहास की मार्क्स ने जो व्याख्या की है, इसमें आप देखें जो दास युग है, या फिर आप देखिए जो फ्यूडल सिस्टम में आप देखें कि जहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है कैसे हो रहा है, मशीनों मतलब हाथों से हो रहा है, इंसान मैनुअली प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि पदार्थों में, बेसिकली पदार्थों का मतलब क्या, कि जो टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो यंत्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, जब उसमें बदलाव आता है, जहाँ पर मैनुअल लेबर की, जहाँ पे मशीनें बड़ी बड़ी उद्योग कारखाने लग जाते हैं, तो फिर क्या है कि पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। जो फ्यूडल सिस्टम है, जो सामंतवादी जो व्यवस्था है, वो पूंजीवादी व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैटर और मोशन ये जो है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट से जो है करेक्ट हो जाएंगे। हीगल भी यकीन रखते हैं द्वंदात्मक पद्धति में और मार्क्स भी, लेकिन दोनों की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट नोट्स बनाया है, नहीं हो तो हम उस पर एक क्लास भी ले लेंगे। बाकी जो है नोट्स तो हम आज आपको प्रोवाइड कर ही देंगे। और अगला जो क्वेश्चन है इसे 2022 में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। यहाँ पे बेसिकली हीगल के जो विचार हैं युद्ध संबंधी, हीगल वार के बारे में क्या सोचते हैं, वार को लेकर के, युद्ध को लेकर के, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसी स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, चेक करना है कि वॉर इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज एन ईविल बट अ वर्च्यू। हीगल के अनुसार क्या है कि वार क्या, कि कोई बुराई नहीं, इट इज़ नॉट एन ईविल, कोई बुराई नहीं है, बल्कि क्या है, ये अपने आप में एक वर्च्यू है। वार इफेक्टिवली डिस्प्लेस द आयरनी ऑफ डिवाइन आइडिया, ठीक है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, वार डिस्ट्रॉयज द सेल्फिश ईगोइज्म ऑफ द इंडिविजुअल। वैसे भी आप देखें जब भी युद्ध शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की जो भावना है वो उफान पे आ जाती है, अपनी पीक पे आ जाती है। लोग देशभक्ति की भावना से भर जाते हैं, सेक्रीफाइस जो है, बलिदान के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो चौथा स्टेटमेंट है, वो द स्टेट ऑफ वॉर shows the omnipotence of the state in its individuality। युद्ध की अवस्था राष्ट्र को अपनी व्यक्तिता के साथ सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शाता है। मतलब क्या कि स्टेट जो है, युद्ध की कंडीशन में हम देखते हैं कि स्टेट क्या है कि वो एक ओमनीपोटेंट, एक सर्वशक्तिमान संस्था के तौर पे उसको हम देख सकते हैं। और क्या है कि ह्यूमैनिटी नेवर नीडेड वार, कि मानवता को कभी भी युद्ध की आवश्यकता नहीं थी। एंड द गन इज ए चांस ऑफ इन्वेंशन, मतलब ये जो बंदूक का आविष्कार है वो कैसे हुआ, एक संयोग से हुआ। तो ये स्टेटमेंट जो है हीगल का नहीं है।
हीगल ये कहते हैं कि अ, मानव सभ्यता के विकास में युद्ध का एक बहुत ही बड़ा रोल है। इसके ज़रिए से बड़े-बड़े बदलाव आए हुए हैं और वॉर इफेक्टिवली डिस्प्लेस द आयरनी ऑफ डिवाइन आइडिया। वॉर अब देखें बेसिकली वॉर को लेकर के अलग-अलग कॉन्सेप्शन है, जैसे कि आपने जस्ट वार का भी कॉन्सेप्शन सुना होगा, जस्ट वार का कॉन्सेप्शन, हाँ, जो न्याय संगत युद्ध के बारे में बात होती है। आप देखें धर्मशास्त्रों में भी आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे आप बात करते हैं धर्म की अधर्म पर विजय, धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई, जस्टिस और इनजस्टिस के रिगार्डिंग। एक मिनट। तो आयरनी क्यों है? क्योंकि देखिए वॉर के जरिए से एट द सेम टाइम डिस्ट्रक्शन भी होता है। ये जो आयरनी की बात हो रही है, आयरन, एक मिनट, लेट मी क्लियर इट। ये आयरनी ऑफ द डिवाइन आइडिया, वैसे तो आप देखें जो है कि जब युद्ध होता है तो उससे बहुत बड़े पैमाने पे क्या होता है, बर्बादी होती है, तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन एट द सेम टाइम वही बर्बादी, वही कह सकते हैं जो त्रासदी है, जो ट्रेजिडी है, वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए दरवाजे खोलती है। तो ये क्या है कि एक अपने आप में डिवाइन आयरनी है, जहाँ पे उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। उसके इसी वार के ज़रिए से डिकंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होता है, जहाँ से बर्बादी आती है, अप एंड पूरा टर्मोइल लाइक सिचुएशन बन जाती है, बर्बादी होती है, और एट द सेम टाइम क्या है कि इसी के ज़रिए से रिकंस्ट्रक्शन के भी दरवाजे खुलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी होता है। तो ये अपने आप में आयरनी है। और जब भी वॉर शुरू होता है, हीगल का ये मानना है कि इससे फिर क्या होता है कि जो ईगोइज़्म है लोगों के अंदर, सेल्फ ईगोइज़्म है, जो अहमवाद है, जहाँ पे लोग अपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते, अपने फ़ायदे के बारे में, वो ख़त्म हो जाता है। हीगल कहते हैं कि ये जो मॉडर्न स्टेट है, जिनके अंदर आप देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन देशों के अंदर बहुत लंबे दौर से, एक लंबे टाइम से, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, यहाँ पे शांति है। अगर युद्ध होते रहेंगे तो इससे क्या है कि लोगों के अंदर देशभक्ति का भावना की जो भावना है, पैट्रियाटिज्म और सेल्फ सेक्रीफाइस की जो भावना है, वो निकल करके बाहर आएगी। तो वो वॉर को जो है ज़रूरी मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। और आप देखें द स्टेट ऑफ वॉर शोज द ओमनी पोटेंस ऑफ स्टेट। ओमनी पोटेंस का मतलब क्या? सर्वशक्तिमान की राज अपने आप में। युद्ध की आप स्थिति में देखें, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन भाग लेते हैं, लेकिन जो उसमें जो सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? स्टेट। स्टेट क्या अपने आप में एक सर्वशक्तिमान संस्था है। और युद्ध के केस में तो और भी आप देखें, स्टेट अपने आप में सॉवरेन है। जब वो किसी चीज़ के लिए फैसला कर लेते हैं तो फिर वो उसको करके ही रहते हैं। और वैसे भी ये जो इंटरनेशनल लॉ वगैरह की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें, या इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, ये सब चीज़ें बकवास सी हैं, किसी मतलब की नहीं है, किसी काम की नहीं है। आप देखें बैक टू बैक जो है रसिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर में इतने बम छोड़े, इतनी तबाही हुई, ना यूएनओ कुछ कर पाया, ना इंटरनेशनल लॉ। तो ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है। स्टेट अपने आप में क्या है कि एक सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ई जो है ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ए बी सी, देखिए ऑप्शन कैसे दिया गया है, ए बी, देखिए होने के तो ऐसे भी तो हो सकता है ए बी सी डी, लेकिन देखिए घुमा के दिया हुआ है, डी सी बी ए, इस तरह से दिया हुआ है। थोड़ा सा चीज़ों को देखिएगा एग्जाम में। हाँ, एलिमिनेशन मेथड का आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे। और एक अगेन यहाँ पे आप देखें, यहाँ कुछ बुक्स के आपको नाम दिए गए हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कहीं से क्वेश्चन हो या ना हो, बुक से क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बुक्स के नाम दिए गए हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नाम की बुक किसने लिखी है? इसको लिखा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और आउटलाइन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट। अच्छा, यहाँ पे आप जरा सा देखें इसको, जर्मन आइडियोलॉजी जो बुक है, इसको किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। लेटर ऑन टॉलरेशन को किसने लिखा है? जॉन लॉक ने। और फिलॉसफी ऑफ राइट को किसने लिखा है? हीगल ने लिखा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि सिंपली हमने ए को हमने सेकंड से मैच किया है, राइट, ए को हमने सेकंड से मैच कर दिया है, एंड डी को हमने थर्ड से मैच कर दिया। तो ऑप्शन जो ए है, पहला ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अगर आपको इस तरीके के विकल्प दिखें कि जहाँ पे
एक से अधिक ऑप्शन में सपोज कि यहाँ भी सेकंड मतलब सेकंड और थर्ड एक साथ हो, तो फिर आप बीच की चीज़ों को मिलाने की कोशिश करें, मतलब उसमें एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगेन आप देखें ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, यहाँ से इस क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। यहाँ पे पूछा गया wrote his Karl Marx wrote his master's dissertation on Hegel। कार्ल मार्क्स ने जो अपना डिजर्टेशन लिखा था, जो शोध ग्रंथ लिखा था स्नातकोत्तर वाला, इसके ऊपर लिखा था, हेगल के ऊपर लिखा था। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इन ए कम्युनिस्ट सोसाइटी नोबडी हैज़ वन एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलापों का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देखें दो स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये है कि ये जो इसमें देखेंगे तो कार्ल मार्क्स ने जो अपना डिजर्टेशन लिखा था वो हीगल के ऊपर नहीं लिखा था, बल्कि कार्ल मार्क्स ने जो डिजर्टेशन लिखा था उसका क्या टाइटल था, द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटियन एंड इपिक्यूरियन फिलॉसफी ऑफ नेचर। तो बेसिकली ये जो इनका डिजर्टेशन है वो इसके बारे में डिस्कस कर रहा है, डेमोक्रेटस और इपिक्रिटस के बारे में, ना कि हीगल के बारे में। तो इसका मतलब क्या कि हीगल के ऊपर मार्क्स ने अपना डिजर्टेशन नहीं लिखा था। ठीक है, हीगल ने मार्क्स के ऊपर अपना डिजर्टेशन नहीं लिखा था। जो दूसरा स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है, इन ए कम्युनिस्ट सोसाइटी नोबडी हैज़ वन एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। देखिए जो साम्यवादी समाज होगा वो कैसा समाज होगा, वहाँ पे तो ना तो राज्य होगा और ना तो वर्ग होंगे। ये जो डिस्टिंक्शन है, आप देखिए पूंजीवादी समाजों में क्या होता है कि एक वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है और एट द सेम टाइम क्लासेस का भी डिवीजन होता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्लास से बिलोंग करता है, कौन वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है, कौन बुर्जुआजी है, कौन पेटी बुर्जुआजी है। तो लेकिन जब साम्यवादी समाज की स्थापना होगी तो ना पे वहाँ तो क्लास अलग अलग क्लास होंगे, अलग अलग वर्ग के लोग होंगे, और ना ही वहाँ पे लेबर का डिवीज़न होगा। वहाँ पे जो जिस ग्राउंड पे, जिस नियम पे चीज़ों का वितरण होगा वो ये कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी क्षमता के अनुसार जो है काम करेगा और हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। और इसमें फिर क्या कि इंडिविजुअल क्या कि हर एक इंसान जो है कैन कंट्रीब्यूट बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज। इंसान के अंदर जैसी क्षमताएं होंगी, जैसी एबिलिटीज़ होंगी, उसके हिसाब से वो जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है प्रोडक्शन में। और एट द सेम टाइम क्या होगा कि उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है उसको चीज़ें दी जाएंगी, कलेक्टिवली उसकी जो है आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन की प्रणाली है, उस पर कलेक्टिव कंट्रोल होगा समाज का। और अगेन यहाँ पे देखिए मार्च 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे अगेन कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसे कि मिनिमल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये लिबर्टेरियन थिंकर मानते हैं कि राज्य का जो कार्य है वो न्यूनतम होना चाहिए। ये मार्च 2023 का क्वेश्चन है। स्टेट को एज ए क्लास के तौर पे कौन देखता है, जो मार्क्सवादी विचारक हैं, मार्क्स और लेनिन। स्टेट को एथिकल लाइफ के तौर पे कौन देखता है, रूसो, हिगल एंड ग्रीन। स्टेट को एज ए पावर कौन देखता है, मैकियावेली एंड हॉब्स। ओके, तो एक को हमने थर्ड से मैच कर दिया, राइट, एक को हमने थर्ड से मैच कर दिया। देखिए यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमको छांटना पड़ेगा। और हमने क्या किया है, हमने डी को मैच किया है फोर्थ से, तो हमने डी को मैच किया है फोर्थ से, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगेन आप यहाँ पे देखें इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इसको आप देखें, इसमें पूछा गया है, इन विच ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हीगल द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, जो निरपेक्ष चेतना यानी ईश्वर है, रिवील्स इटसेल्फ। पहली बात तो ये कि आप ये समझें कि हीगल जो है ये मानते हैं कि स्टेट क्या है, अपने आप में क्या है कि एक यात्रा है, इट इज़ ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। और जो चेतना है, इसमें आप देखिए हीगल के चिंतन में, दर्शन में एक वर्ड इस्तेमाल होता है, वेल्ट गाइस्ट। इसको वर्ड स्पिरिट की बात करें, हम वर्ड स्पिरिट कहें या फिर हम कहें
कॉन्शियसनेस कहें इसको हिंदी में हम चेतना बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि जो निरपेक्ष चेतना है यानी ईश्वर है, अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करता है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कैसे रिवील करता है, कैसे अपने आप को अनफोल्ड करता है, कैसे खुद को प्रकट करता है, उसके अलग अलग स्टेज हैं। पहला उसमें है सिंपल कॉन्शियसनेस, दूसरा सेल्फ कॉन्शियसनेस, फिर जो है आपका रीजन एंड स्पिरिट। देखिए आपको 4 एलिमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डी, ए, बी एंड सी, ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ये इसको समझते हैं कैसे कैसे ये होता है। हीगल ने क्या माना है कि सबसे पहले क्या है कि सिंपल कॉन्शियसनेस। सिंपल कॉन्शियसनेस में क्या होता है, जो सामान्य आपकी जो चेतना है, उसमें क्या होता है, सामान्य चेतना की बात करें, सिंपल कॉन्शियसनेस की बात करें, सबसे पहले डी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सामान्य चेतना में क्या होता है, सामान्य सिंपल कॉन्शियसनेस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज समथिंग एक्सटर्नल टू द सेल्फ। मतलब स्वयं से परे जो जो चीज़ें हैं, मतलब हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इस चेतना के माध्यम से कि ये क्या चीज़ें हैं। कि तो सपोज कि हमारे पास में कोई भी जो हमारे आसपास में हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, वो क्या है, किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, किस काम के लिए उसको बनाया गया है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा क्या कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट। और जहाँ पे फिर क्या हम देखते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या, सेल्फ कॉन्शियस मतलब आत्मचेतना। आत्मचेतना के माध्यम, आत्मचेतना क्या है, आत्मचेतना एक ऐसी चेतना है जिसके माध्यम से हम स्वयं को समझते हैं कि हम क्या हैं, हमारा निर्माण, हमको बनाया किस पर्पज़ के लिए गया है। एक तो हमारा जो बायोलॉजिकल जो एग्जिस्टेंस है, जिसमें आप देखें जो ब्लड है, फ्लैश है, बोन्स हैं, उनसे मिलकर के बना हुआ है। हमारे पास में ब्रेन है, जिसमें जो है तर्क करने की क्षमता है, जिसमें के ज़रिए से हम चीज़ों को जो है समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब ऐसे सेल्फ को, मतलब आप खुद को पहचानते हैं जिसके ज़रिए से। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब एक ऐसी चेतना जिसके ज़रिए से आप ये समझते हैं कि आप क्या हैं, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ह्यूँ आप मेल हैं, फीमेल हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते हैं। आपको अपने आप को आप एज एन ऑब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं। और तीसरा क्या कि रीज़न, तर्क क्या है कि अपने आप में ये भी एक चेतना का रूप है। इसमें आप क्या करते हैं, रीजन इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिटी ऑफ द सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट। तो रीजन के जरिए से आप क्या करते हैं, एक ऐसी चेतना है जहाँ पे आप यूनिटी ऑफ द सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट, जिसके माध्यम से आप जो है जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एट द सेम टाइम जो आपका खुद का अस्तित्व है, उसके बीच में एक आप एकता को, एक इस यूनिटी को जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम जो स्पिरिट है, इसके माध्यम से क्या कि एब्सोल्यूट यूनिटी को आप इस्टेब्लिश करते हैं, किसके बीच में, खुद के बीच में और ऑब्जेक्ट्स के बीच में। मतलब क्या कि कैसे आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके आसपास में जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया है नेचर ने, जो एसेट्स आपके पास में हैं, एट द सेम टाइम आपके पास में जो रीज़न है, रैशनैलिटी, उसका आप सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका और जो है उनके बीच में एक आप एब्सोल्यूट यूनिटी को जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो गाइज़, आज की क्लास में इतना ही, ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये जो इसका सीक्वेंस है वो ये है कि सबसे पहले सिंपल कॉन्शियसनेस, फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस, फिर जो है रीजन और स्पिरिट, डी, बी एंड ए सी। ओके, डी, बी एंड ए सी, ये जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप कोशिश करें कि इस सेशन को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।